नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाई फाई इजी टू स्टार्ट में। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया कि आज हम शब्द रचना के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि शब्द रचना क्या रहती है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे कि रचना के आधार पर कितने भेद रहेंगे, तो आपके कितने भेद रहते हैं? 3 भेद रहते हैं। जन्म या उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद रहते हैं शब्दों के? तो यहाँ पे हम 5 भेद मानते हैं। इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर 6 भेद रहते हैं। प्रयोग के आधार पर इनके कितने भेद माने जाते हैं? 2 भेद माने जाते हैं, विकारी और अविकारी। तो ये जो भेद मैंने अभी आपको बताए, इन्हीं को हम आज क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले हमने पूरी कंप्लीट वर्ण रचना की जो वीडियोस हैं वो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है शब्द रचना, और शब्द रचना में भी हम देखेंगे आज कि शब्द क्या होता है। तो शब्द क्या होते हैं, यानी कि जब भी 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं बच्चों? शब्द का निर्माण कर देते हैं। यानी कि 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से एक वर्ण आपके पास ये है, दूसरा वर्ण आपके पास ये है, जब दोनों मिल जाएंगे तो किसका निर्माण कर देंगे? एक शब्द का निर्माण करते हैं। इसी के साथ अगर इनमें बोला जाए कि ये जो वर्ण आपस में मिलते हैं, किंतु ये साथ में वर्णों का सार्थक संघात भी होना चाहिए। वर्णों का सार्थक संघात भी जरूरी है, क्योंकि अगर इन शब्दों को बिल्कुल सही क्रम से अगर हम नहीं जोड़ेंगे वर्णों को, तो हम बिल्कुल एक जो जिसका अपना मीनिंग हो वो वाला हम शब्द का निर्माण ही नहीं करते हैं। यानी कि अर्थफुल जो आपका मीनिंग रहेगा, अर्थ जो आपका जिसका अपना कोई अर्थ हो वो वाला शब्द का निर्माण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करूं, 2 या 2 से अधिक जब हमारे पास वर्ण मिलते हैं तो किसी शब्द का निर्माण करते हैं, और साथ में इनका क्या होना चाहिए? सार्थकता का क्रम भी होना चाहिए, यानी जिससे हम क्या बना पाए? एक शब्द का निर्माण कर पाए। अगर इनको आगे पीछे लिखूंगा तो हम बना नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम यहाँ पे ये जैसे इसका कोई भी अपना अर्थ नहीं होता है तो शब्द का निर्माण नहीं हो पाएगा। यानी कि शब्दों का बिल्कुल सही क्रम से अगर हम उनका आपस में मेल करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? शब्द का निर्माण करते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जा सकता है कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द वर्णों के जो वर्ण रहते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? शब्द बोलते हैं। यानी कि निश्चित अर्थ प्रकट करने वाला होना चाहिए। या सार्थक संघात, जब वर्णों का सार्थक संघात के अनुसार वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो किसका निर्माण होगा? शब्द का निर्माण होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद होते हैं हमारे पास शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला है हमारे पास सार्थक शब्द होते हैं, दूसरे हमारे पास निरर्थक शब्द होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कितने भेद होते हैं इनके? 2 सार्थक शब्द हैं, दूसरे हमारे पास निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्दों की अगर बात करें, जिनका कोई अपना अर्थ होता हो उन्हें हम सार्थक शब्द बोलते हैं, और जिनका अपना अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो जिनका अपना अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द बोलते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे राम या फिर श्याम, किसी का नाम, यहाँ पे व्यक्तियों के नाम है, तो ये आपके क्या रहेंगे? सार्थक शब्द कहलाए जाते हैं। इसी प्रकार से कलम, पुस्तक, बस, कार। अब यहाँ से हमें इन शब्दों से क्या होता है, किसी के बारे में इंडिकेट पता चलता है कि किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, या फिर एक स्पेशल जो वस्तु रहती है उसके बारे में इंडिकेट करते हैं। तो यानी कि सार्थक शब्द क्या होते हैं? यानी कि जिनका कोई अर्थ हो, और सभी का क्या है? अपना अपना अर्थ है, किसी स्पेशल के लिए इंडिकेट किए जा रहे हैं। जबकि निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल लिखूं, राम वाम। अब राम वाम लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे राम का तो अपना मीनिंग है, किंतु वाम जैसी क्या चीज़ होती है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो ये जो शब्द है लिखा गया है ये क्या होगा? निरर्थक शब्द होगा। इसी प्रकार से रोटी बोटी लिखा जाता है, हम अक्सर अपनी बोलचाल में इनका यूज़ कर देते हैं। तो यानी कि रोटी का तो हम अपना इसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है, जबकि आपका बोटी का अपना कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह वाला आपका किस में जाएगा? निरर्थक शब्दों में जाएगा। इसी प्रकार से हम एक और लिख देते हैं, जैसे पानी बानी, पानी बानी। अब पानी का तो अपना अर्थ है, किंतु वाणी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसका कोई हमें पता नहीं है कि किसको बोलते हैं वाणी।
तो पानी वानी हम अक्सर बोल देते हैं एक साथ, किंतु ये आपका कैसा शब्द है, निरर्थक शब्द होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह शब्द रचना के कितने भेद होंगे, 2 भेद होते हैं, एक होता है आपके पास सार्थक शब्द, दूसरे होते हैं आपके निरर्थक शब्द। इसके बाद हम देखेंगे कि सार्थक शब्दों के आगे कितने भेद रहेंगे। तो सार्थक शब्दों के आगे 4 भेद होते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। पहला है आपका रचना के आधार पर, दूसरा है हमारे पास जन्म या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है हमारे पास अर्थ के आधार पर, और चौथा है हमारे पास प्रयोग के आधार पर। तो 1 बाय 1 हम इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रचना के आधार पर कितने भेद रहते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद पूछे जाएंगे तो कितने भेद रहते हैं, इनके 3 भेद रहते हैं। पहला है हमारे पास रूढ़ शब्द, दूसरा है हमारे पास यौगिक शब्द, तीसरा है हमारे पास योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले रूढ़ शब्द जान लेते हैं कि रूढ़ शब्द होते क्या है। यानी कि रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें क्या किया जाए, विभाजन, जिनका विभाजन न किया जा सके, जिनका विभाजन ना किया जा सके उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से बोला जा सकता है कि रूढ़ शब्दों को सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। कोई शब्द लिखा गया होगा, उन शब्द को हम 2 शब्दों में तोड़ नहीं सकते हैं, तो वो वाले होते हैं हमारे पास रूढ़ शब्द। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे आम है। अब देखो आम है तो आम को यहाँ पे तोड़ा नहीं जा सकता, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये वर्णों में टूटेगा, ना कि शब्दों में टूटेगा। तो ये ध्यान में रखना, म आपका वर्ण है, आ भी आपका क्या है, वर्ण होता है। इसी प्रकार से गीता जो है ये भी आपका वर्णों में टूटेगा, शब्दों में नहीं टूटता। इस प्रकार से ये आपके क्या कहलाए जाते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। इसी प्रकार से पुस्तक भी आपका यहाँ पे आता है, नदी। इसके अलावा अदर वर्ड भी हैं, जैसे बस लिख देंगे, कार लिख देंगे, ठीक है, तो ये घर लिख देंगे, तो ये भी आपके क्या रहते हैं, रूढ़ शब्द रहते हैं। तो यानी कि जिनका विभाजन ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनका विभाजन हो जाए, यानी कि एक ऐसा शब्द होगा जिसे 2 सार्थक खंडों में क्या कर दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, उन्हें हम यौगिक शब्द बोलते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या फिर शब्दांशों के योग के मिलने से होता है, वे यौगिक शब्द कहलाए जाते हैं। जैसे पवन पुत्र। अब पवन पुत्र में देखिए, पवन धन पुत्र, पवन पुत्र जब हम लिखेंगे इस प्रकार से, अब देखो इनको सार्थक शब्दों में, खंडों में क्या कर दिया जाएगा, विभक्त कर दिया जाता है। विच्छेद करेंगे इनका तो पवन आपका अलग हो जाएगा, इसका भी अपना अर्थ होता है, जबकि आपका पुत्र जो होगा अलग कर दिया जाएगा। जब इनको जोड़ने पर क्या शब्द मिलेगा हमें, पवन पुत्र। इसी प्रकार से राजकुमारी, इसका भी विच्छेद किया जा सकता है, राजा धन कुमारी, तो ये आपका किसका निर्माण हो जाएगा, राजकुमारी। इस प्रकार से, या फिर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे विद्यालय, तो विद्यालय को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, संधि विच्छेद, जहाँ यानी कि इसको हम याद इस प्रकार से रखेंगे, जिनका संधि विच्छेद संभव हो, जिनका संधि विच्छेद हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। अब हिंदी में जो यौगिक शब्द रहते हैं इन्हें 3 प्रकार से बनाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि उपसर्ग होगा, कोई मूल शब्द होगा उसके साथ जुड़ जाएगा उपसर्ग, तब भी हम किसका निर्माण कर देते हैं, यौगिक शब्दों का। या फिर जो मूल शब्द रहता है उसमें प्रत्यय को जोड़ देंगे तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो मूल शब्द और दो मूल शब्द जो रहेंगे किसका निर्माण कर देंगे, यौगिक शब्दों का निर्माण कर देते हैं। जैसे सुधन पुत्र हम यूज करते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, सुपुत्र। जब इनको खंड करेंगे तो सु अलग हो जाएगा, पुत्र आपका अलग हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान में रखना है। यानी कि उपसर्ग, यानी कि ध्यान में रखना, उपसर्ग हमेशा ही शुरुआत में लिखे जाते हैं किसी शब्दों के। तो आपको पूछा भी जाता है कि सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यानी कि यहाँ पे सु उपसर्ग लगा है। और जो आपका अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं। तो मित्र धन ता, यानी कि क्या जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, मित्रता। अभी अगला देखिए, विद्या धन आल्य है, तो यानी कि विद्या अलग शब्द है, आल्य आपका अलग शब्द है, दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विद्यालय, यानी कि इसका विच्छेद संभव है। इसी प्रकार से अगर मैं कुछ और एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो इस प्रकार से रहेंगे, गुड़ सवार, गुड़ धन सवार हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से रेलगाड़ी, तो जब इनको भी विभाजन करेंगे तो 2 अलग अलग सार्थक खंडों में क्या हो जाएंगे, ये विभक्त हो जाएंगे। वार्तालाप, वार्तालाप आपका आ जाएगा, मतानुसार इसमें आ जाएगा आपका स्वार्थी, धर्मार्थ। ये सारे इन शब्दों कहते रहते हैं, इनका विभाजन हो जाता है। इसके बाद हमारे पास योग रूढ़ शब्द, और योग रूढ़ शब्द क्या रहते हैं, जैसे
कि ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक एक से अधिक शब्दों से बने होते हैं, या फिर जो एक से अधिक शब्दों से ना भी बने हो उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं। अब इसमें एक बात ध्यान में रखना कि ये जो अपना अस्तित्व छोड़ के किसी तीसरे शब्द का रूप धारण कर लेता है, किसी तीसरे शब्द का रूप धारण कर लेता है। ये ध्यान में रखना, अपना स्वयं का अर्थ खोकर ये किसी तीसरे का अर्थ क्या कर लेता है ना, ग्रहण कर लेता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना। जैसे कौन सा है, अब देखिए कमल है आपका, नीरज है, यानी कि इनका देखो दो सार्थक खंडों में तो विभक्त नहीं होंगे, किंतु ये क्या है, पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं ये आपके, तो ये पर्यायवाची हैं आपके कमल के। तो कमल को बोलते हैं नीरज। कमल जैसे कि किसको बोलेंगे, कमल तो वैसे भी आपको पुष्प होता है, इसके भी पर्यायवाची संभव है। अगर यहाँ पे पंकज आ जाए आपका, और पंकज के लिए पूछा है कि कौन सा शब्द है, तो ये क्या होगा आपका, योग रूढ़ शब्द होता है। इसी प्रकार से दशानन किसको बोला जाता है, रावण को बोलते हैं, यानी कि अपने इसने खुद का अस्तित्व समाप्त करके कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लिया। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ शब्द बोलते हैं। इसी प्रकार से लंबोदर भी दो सार्थक खंडों में विभक्त हो जाएगा, किंतु साथ ही साथ वो अपना अर्थ को समाप्त करके कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है, उसको बोलते हैं लंबोदर, यानी कि गणेश जी को बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो इस प्रकार के हमारे क्या रहते हैं, योग रूढ़ शब्द रहते हैं। इसी प्रकार से अगर और एग्जाम्पल देखें तो नीलकंठ, स्वयं अपना अर्थ खोकर भगवान शिव को बोलते हैं नीलकंठ। तो नीलधन कंठ अलग अलग भी हो जाएगा, किंतु स्वयं का अर्थ खोकर कोई तीसरा अर्थ ग्रहण करता हो। इसी प्रकार से आपका पीताम्बर आ जाएगा, चक्रपाणी आ जाएगा, निशाचर आ जाएगा। तो ये त्रिनेत्र पूछा जाएगा, तो वो भी आपके क्या रहेंगे, योग रूढ़ शब्द रहते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला दूसरा भेद आता है इसका शब्द के आधार पे। तो जन्म या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये भेद पूछे जाते हैं कि कितने भेद होंगे, तो इनके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास तत्सम शब्द, नंबर 2 पे हमारे पास तद्भव शब्द, नंबर 3 पे है देशीय शब्द, नंबर 4 पे हमारे पास विदेशी शब्द, और नंबर 5 पे हमारे पास संकर शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, तत्सम यानी कि सम यानी कि समान, किसके समान, संस्कृत के समान। यानी कि कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जो आज भी संस्कृत के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द बोलते हैं। यानी कि संस्कृत के जो शब्द अपना रूप परिवर्तित किए बिना भी क्या है, हिंदी में समा जाते हैं, यानी वे शब्द जो हिंदी और संस्कृत भाषा में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो जैसे कौन कौन से हैं, दुग्ध है, नृत्य, मस्तक है आपका, अग्नि है, पर्वत है, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। इसकी तरह आपके और भी जो वर्ड रहते हैं वो भी क्या होते हैं, हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि बोल देंगे, अक्षी बोलते हैं, आंख को बोलते हैं अक्षी, तो ये भी आपका कहाँ पे आएगा, इन्हीं तत्सम शब्दों में गिना जाता है। क्षेत्र अगर बोल दिया जाए तो क्षेत्र भी क्या होता है, तत्सम शब्द रहता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपका रात्रि है कौन सा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, या देशज या विदेशज, या फिर आपका संकर शब्द है। आपको चूज करना होता है। तो इनको आपको मैं एक अलग से बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें पहचान करनी होती है कि तत्सम शब्द कौन से हैं। आज हम सिर्फ डेफिनेशन कवर करेंगे और देखेंगे कि शब्द रचना के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। नंबर 2 पे हमारे पास है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द कि जो जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से होती है, किंतु वो क्या हो गए अभी बदलाव के कारण, यानी कि जिनमें अभी परिवर्तन होने के कारण अब उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे दूध, नाच, घी, पोता, भाई, माथा, मोर, ये सारे क्या हैं आपके तद्भव शब्द हैं। जैसे अभी मैंने रात्रि लिखा, रात्रि से रात अब कन्वर्ट हो चुका है, तद्भव शब्द कहलाया जाएगा। इसी प्रकार से खेत आपका आ जाएगा, क्षेत्र से खेत, अक्षी से आपका आंख, ये क्या रहेंगे आपके तद्भव शब्द रहते हैं। इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम तत्सम एवं तद्भव को अलग से पहचान करने के लिए इनको है ना लाएंगे याद करने के लिए। इसके बाद अगला हमारे पास विदेशी शब्द। देशीय शब्द क्या होते हैं, यानी कि कोई ऐसा शब्द होगा जो किसी देश, किसी क्षेत्र या फिर किसी देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित कर रह जाए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, देशीय शब्द बोलते हैं। या फिर किसी क्षेत्र में ही प्रचलित हों,
किसी क्षेत्र में ही सीमित हो या फिर वहीं पे सीमित करे गए हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे, देशीय शब्द बोलते हैं। जैसे कौन कौन से आपके पड़ोसी है, आपका जूता आ जाएगा आपका, और खिड़की, पगड़ी, रोदा, खिचड़ी, जुंगी, पटका, डिबिया आदि ये शब्द कैसे रहते हैं, हमारे देशीय शब्द रहते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपका सरसों आ जाएगी, तो ये भी आपका क्या है, देसी शब्द है। या फिर आपका बोल दिया जाए गड़बड़, डिबिया, तो ये इस तरह के शब्द क्या रहेंगे, आपके देशीय शब्द होते हैं। इसके बाद हमारे पास विदेशी शब्द की ऐसे शब्द होते हैं जो अन्य देश की भाषा से हिंदी में अब क्या हो गए हैं, आ गए हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, विदेशी शब्द बोलते हैं। अब विदेशी शब्दों में क्या आते हैं, अलग अलग, जैसे अरबी भाषा से भी हिंदी भाषा में शब्द जो क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। इसी तरह से फारसी के शब्द भी शामिल किए गए हैं, पुर्तगाली के शब्द शामिल किए गए हैं, तुर्की भाषा के भी शब्द शामिल किए गए हैं, फ्रेंच भाषा के भी यहाँ पे शब्द शामिल किए गए हैं, डच भाषाओं के भी यहाँ पे हिंदी भाषा में शब्द हमें शामिल किए हुए देखने को मिलते हैं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो भारत देश है, आपका भारत देश है, यहाँ पे अनेक विदेशियों ने क्या किया है, आक्रमण करके राज किया है, जिस कारण से उन्होंने क्या किया है, अपनी अपनी भाषा को भारत पे क्या किया है, थोपा है, यानी कि उन पे लागू किया है, जिस कारण से ये अब उनके जो भाषा के जो शब्द हैं अब हिंदी भाषा में अब प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे नंबर 1 पे अरबी भाषा के शब्द कौन से रहते हैं। तो आपने जल्दी से इनको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से शब्द रहते हैं। अरबी भाषा में के शब्द हैं जैसे कि औरत है, अदालत, कानून, कुर्सी, कीमत, गरीब, तारीख, जुर्माना, जिला, शादी, सुबह, हुक्म, हिसाब, लिफाफा, वकील, शतरंज, इज्जत, इलाज, औलाद, कबीला, ताकत, दुनिया, नतीजा। ये सारे आपने क्या करने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं अभी, या फिर इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप कि अरबी शब्द कौन कौन से, और एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से कि कानून कौन सा शब्द है, आपको पता होना चाहिए कानून अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद अंग्रेजी शब्द पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं, जैसे इंजन, डॉक्टर, लालटेन, अस्पताल, कप्तान, तारपीन। ये ऐसे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये वे शब्द मैंने लिखे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो ये ध्यान में रखना। और यहाँ से पूछे जा चुके हैं, आपका कमीशन पूछा जा चुका है कि कौन किस भाषा का शब्द है, कंपनी पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद हमारे पास आते हैं पुर्तगाली शब्द की। पुर्तगाली शब्द यानी कि पुर्तगाली जो भाषा है उससे भी हमारी हिंदी भाषा में शब्द शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं, अचार, चाबी, संतरा, साबुन, पपीता, बाल्टी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से ये शब्द रहते हैं। तो जैसे बाल्टी है, पतलून है, प्याज, मेज, ये आपके क्या रहते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं तुर्की शब्द कि तुर्की शब्द जो तुर्की भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में शामिल किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कैंची कौन किस भाषा का शब्द है, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो ये ध्यान में रखना। आका, आका, चम्मच, तोप, बारूद, कालीन, खंजर, काबू, चेचक, चुंगली, चुगली, चोंगा, तमजा, तमाशा, बावर्ची, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, उर्दू। ये किस भाषा के शब्द हैं, आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास फ्रेंच भाषा के शब्द की। जो फ्रेंच भाषा है उससे कौन कौन से शब्द शामिल किए गए हैं, तो काजू है, कारतूस, मेयर, कूपन, अंग्रेज तथा मीनू। तो ये आपके फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। साथ में आपको जापानी भाषा का शब्द भी पूछा जाता है, वो जापानी भाषा का है रिक्शा। तो जापानी भाषा का शब्द कौन सा है, रिक्शा आपका जापानी भाषा का शब्द है, तो ये भी ध्यान में रखना साथ में। इसी के साथ अगर हमें चीनी भाषा से भी शब्द देखने को मिलते हैं, चीनी भाषा के, तो चीनी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, जैसे लिख दूं मैं यहाँ पे, लीची, पटाखा, चाय और आपका तूफान। अगर पूछे जाते हैं ये किस भाषा के शब्द हैं, तो ये चीनी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार से यूनानी भाषा के शब्द भी पूछता है एग्जामिनर कि यूनानी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, तो ये ध्यान में रखना। यूनानी भाषा के शब्द आते हैं टेलीफोन, डेल्टा, एटम तथा टेलीग्राफ। तो ये किस भाषा के शब्द होंगे, यूनानी भाषा के शब्द होते हैं।
तो अभी हमने फ्रेंच भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया। साथ ही साथ जापानी भाषा के शब्द ध्यान में रखना है। रिक्शा पूछा जा चुका है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है, तो इसको ध्यान में रखना। साथ ही साथ फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी रहते हैं, फ्रांसीसी भाषा के शब्द भी रहते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? अगर पुलिस जो हम बोलते हैं वो किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कर्फ्यू बोलेंगे, कर्फ्यू बोलेंगे तो वो भी किस भाषा का शब्द है? आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इंजन, इंजन बोलेंगे। इंजीनियर बोल देंगे तो वो भी किस भाषा का शब्द होगा? आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द होगा। इस प्रकार से हमने विदेशी भाषा के जो शब्द हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रेंच, डच, अंग्रेजी भाषा का जो शब्द थे वो सारे हमने यहाँ पे पढ़े हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द क्या होते हैं? कि ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर जिनका निर्माण किया जाए उन्हें हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि रेल, धन, गाड़ी। तो रेल आपका विदेशी शब्द है, जबकि गाड़ी आपका देसी शब्द है। तो किस प्रकार, यानी कि एक विदेशी यानी कि अंग्रेजी शब्द है रेल आपका, और आपका ये देसी शब्द है। इस प्रकार से दो भाषाओं से जो शब्द रहते हैं उनको आपस में मेल करके किसका निर्माण कर दिया जाता है? संकर शब्दों का निर्माण कर दिया जाता है। तो ये डेफिनेशन याद रखना। अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है कि दो भाषाओं से जिनका निर्माण किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें संकर शब्द बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास आगे कि इन जो शब्द रहते हैं, जो संकर शब्द हैं, किस प्रकार से किन किन भाषाओं से मिलकर बनते हैं। जैसे हिंदी और फारसी भाषा के शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वो भी क्या करते हैं? शब्द, एक संकर शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे। घड़ी, धन, साज। घड़ी आपका हिंदी का है, जबकि साज आपका फारसी भाषा का शब्द है। घोड़ा आपका हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि सवार आपका फारसी भाषा का शब्द है। इस प्रकार से घुड़सवार बन जाता है। चाल, धन, वाज। चाल आपका हिंदी और ये आपका चालबाज। मच्छरदान यानी कि मच्छरदानी। राजमहल, राजमहल इस प्रकार से बनता है। मोमबत्ती में मोम आपका हिंदी का है, बत्ती आपका फारसी भाषा का। तिमाही में तीन आपका हिंदी का, माही आपका फारसी भाषा का। शादी ब्याह में शादी आपका हिंदी का और ब्याह आपका फारसी भाषा का शब्द होता है। इसी प्रकार से कुछ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संकर शब्द का निर्माण करते हैं। जेल, धन, यात्रा। तो जेल यात्रा बनाई जाएगी, यानी कि हिंदी का जेल है, यात्रा आपका अंग्रेजी शब्द है। लाठी चार्ज, लाठी हिंदी का, चार्ज आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द। लाठी चार्ज संकर शब्द। टिकट, घर। तो टिकट आपका अंग्रेजी शब्द है और घर आपका हिंदी भाषा का उल्टा है, यहाँ पे घर आपका हिंदी का है। टिकट, घर। रेल आपका अंग्रेजी का और गाड़ी आपका हिंदी का। तो ये क्या हो गया? आपका संकर शब्द कहलाया जाएगा रेलगाड़ी। इसी प्रकार से अरबी और फारसी भाषा से रोजना, मचा, यानी कि रोजना और मचा। आतिशबाजी, अति, धन, बाजी, आतिशबाजी। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? अरबी, धन, फारसी। हिंदी और संस्कृत के इस प्रकार से बनेंगे जांच, धन, करता। और रेल यात्रा अंग्रेजी और संस्कृत के शब्द इस प्रकार से बनाए जाएंगे। ये भी क्या होगा? रेल यात्रा एक साथ बोलेंगे, संकर शब्द कहलाया जाएगा। इसके बाद अगला हमारे पास आता है अर्थ के आधार पर शब्द रचना के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द रचना के कितने भेद होंगे? हमारे पास 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पे एकार्थी शब्द है, नंबर 2 पे हमारे पास अनेकार्थी शब्द है, नंबर 3 पे पर्यायवाची शब्द आते हैं, नंबर 4 पे विलोम शब्द है, नंबर 5 पे समोच्चारित शब्द है, नंबर 6 पे हमारे पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन जानते हैं कि क्या होते हैं एकार्थी शब्द। यानी कि जिन शब्दों का प्रयोग सिर्फ एक ही होता है, यानी कि जिनका एक अर्थ हो, यानी कि ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ हो उन्हें हम एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे दिन। अब दिन से हमें सिर्फ एक ही के बारे में पता चलता है कि दिन, सिर्फ एक अर्थ इससे पता चलता है कि दिन है। धूप यानी कि एक अर्थ देता है, लड़का एक अर्थ देगा, पहाड़ एक अर्थ देता है। इसी प्रकार से नदी, बस बोल देंगे, पुस्तक बोल देंगे, यानी कि यहाँ से हमें सिर्फ एक के बारे में हमें इंडिकेट होता है। इसके बाद है अगला हमारे पास अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक ऐसे शब्द होते हैं जहाँ से जिन शब्दों यानी कि ये अर्थ एक से अधिक होते हैं, यानी कि शब्द एक होगा जबकि उसके अर्थ कैसे होंगे? अनेक होंगे। शब्द कैसे होंगे? अनेक होंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे एक द्विज मैं बोल दूं तो द्विज के लिए हम ब्राह्मण भी यूज करेंगे, पक्षी भी यूज करते हैं, दांत भी यूज करते हैं, अंडज भी यूज करेंगे और हम यहाँ पे
चंद्रमा भी यूज करते हैं। तो द्विज हम ब्राह्मण को भी बोलेंगे, पक्षी को भी बोलते हैं, दांत को भी बोलते हैं और अंडज को भी बोलते हैं चंद्रमा। यानी कि शब्द एक है, किंतु अगर सिर्फ द्विज बोलेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम ब्राह्मण के बारे में बोल रहे हैं या फिर आप पक्षी के बारे में बोल रहे हैं। तो यानी कि अनेकार्थी शब्द, यानी कि इस शब्द के अनेक अर्थ हैं। ये ब्राह्मण भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है और आपका दांत या फिर अंडज या फिर चंद्रमा भी हो सकता है। तो ये भी ध्यान में रखना। अब देखिए, जैसे अनेकार्थी शब्दों में आपके आ जाते हैं, जैसे खर के लिए हम गधा भी यूज करते हैं, तिनका भी बोलते हैं, खर को प्रखर भी बोलते हैं, एक राक्षस भी बोलेंगे। गौ के लिए हम गाय यूज करते हैं, नदी यूज कर देंगे, इंद्रिय, तारे, आकाश, पृथ्वी गौ के लिए यूज करते हैं। अब ये कमल को भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी बोलते हैं, शंख को भी बोलेंगे, कपूर को भी बोलते हैं। पतवार है, इसको कर्ण भी बोलते हैं, कुंती पुत्र भी बोलते हैं, कान भी बोलेंगे, समकोण त्रिभुज भी बोलते हैं। पानी है, जल भी बोलते हैं पानी को, चमक भी होती है, इज्जत भी होती है, पानी पानी। लज्जा, लज्जा को भी हम पानी ही बोलते हैं, पानी को लज्जा भी बोलते हैं, वर्षा। तो ये सारे क्या रहेंगे, आपके अनेकार्थी शब्द रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या रहते हैं, तो शब्द जिनका अर्थ क्या हो, एक जैसा हो, यानी कि समान अर्थ देने वाले, यानी कि जिनका अर्थ क्या हो, समान अर्थ देते हो। जैसे आग को ही अग्नि बोलते हैं, आग को ही अनल बोलेंगे, आग को ही पावक बोलेंगे और आग को ही शब्द ये बोलते हैं, अग्नि, पावक, अग्नि, आग, अनल, पावक बोलते हैं। तो ये आग के पर्यायवाची हैं। अब ये सारे क्या हैं, सिनोनिम है एक दूसरे के। पर्यायवाची को हम समानार्थी भी बोलते हैं। पूछे जाएंगे कि समानार्थी शब्द क्या है, तो पर्यायवाची ही होते हैं। अनेकार्थी शब्दों और पर्यायवाची शब्दों में डिफरेंस होता है, तो ये इस बात का ध्यान में रखना। ये जो द्विज है, इसके ब्राह्मण भी बोला जा सकता है, ये पक्षी भी बोला जा सकता है, किंतु ये जो आग है, अग्नि को ही आग बोलते हैं, अनल को ही आग बोलते हैं, अग्नि को अनल भी बोल देंगे। तो यानी कि सारे के आपस में सिनोनिम है, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी हैं। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि एक दूसरे का जो विपरीत अर्थ देने वाले शब्द रहते हैं, उनको विलोम शब्द बोलते हैं, यानी कि उल्टे उल्टे शब्द रहते हैं। जैसे दिन का रात है, माता का पिता है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाएगा अनुज का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अग्रज। अनुज होता है छोटा भाई और बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना। इसके अगला है आपके पास समोच्चारित शब्द क्या होते हैं। तो समोच्चारित यानी कि जिनका उच्चारण एक जैसा होता हो, यानी कि जिनका उच्चारण कैसा होगा, एक जैसा होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, समोच्चारित शब्द बोलते हैं। अगर मैं बात करूं कौन कौन से होते हैं समोच्चारित शब्द, तो ये होते हैं जैसे आदि और आदि। आदि यानी कि उस वस्तु के क्या होते हैं, एक्सेट्रा, जो हम पढ़ते हैं कि अनेक होंगे, इसके तरह के और भी होंगे। जबकि आदि यानी कि किसी आदत के बारे में बताएगा। प्रोनाउंसिएशन में दोनों ही एक जैसे हैं, आदि और आदि, तो किंतु बस इनके अर्थ में क्या है, डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं कि कौन कौन से, जैसे व्यंजन बोलते हैं हम, व्यंजन बोलेंगे आप। इसी प्रकार से आपका दूसरा व्यंजन भी बोलेंगे। अब व्यंजन का क्या होता है, आपका पंखा होता है, जबकि व्यंजन अब पकवान भी होता है। व्यंजन आपका वर्ण भी होता है, व्यंजन वर्ण हमने पढ़े हैं। इसी प्रकार से प्रोनाउंसिएशन में ब्याज है, एक ब्याज है। ब्याज आपका बहाना है, ब्याज आपका सूद भी होता है, ब्याज सूद लेना। वृत्त घेरा भी होता है और व्रत आपका उपवास भी होता है। कली और एक कली भी है। कली आपका कलयुग को दर्शाएगा, कली आपकी किसी पुष्प की जो कली रहती है, प्रारंभिक रूप रहता है, उसको भी बोलते हैं। ग्रह भी होता है और आपका एक गृह भी है, नक्षत्र और निवास बोलते हैं गृह को। इसके बाद हमारे पास आते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब किसी वाक्य या किसी पूरे शब्द के लिए एक शब्द दिए जाए, अनेक शब्द दे रखे होंगे, यानी कि किसी वाक्य में शब्द दे रखे होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, एक शब्द में बताना है उस पूरे वाक्य का अर्थ। तो वो होता है जैसे जहाँ जाना संभव ना हो, उसे क्या बोला जाता है, तो उसको अगम्य बोलेंगे। जो अपनी बात से टले नहीं, उसको क्या बोला जाएगा, अटल बोलते हैं। तो ऐसे रहते हैं हमारे पास ये अनेकार्थी शब्द, या फिर जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके बाद हमारे पास आता है आगे लास्ट जो भेद है, इसका प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इनके दो भेद होते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारे पास विकारी शब्द, नंबर 2 पे अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, यानी कि जो प्रयोग के आधार पर, जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ
या जो प्रयोग के आधार पर अपना अपना जो आधार है उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। या फिर इस प्रकार से कि जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता हो उन्हें हम विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसा कुत्ता और कुत्ते हैं, कुत्तों से, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, विकारी शब्दों में प्रयोग करते हैं। अब ये होते क्या हैं विकारी शब्द, कौन कौन से होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है? तो ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और आपकी क्रिया होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और देखिए किस प्रकार से ये प्रयोग के आधार पर चेंजेस होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि वह गाना गाता है। अब इनमें जो परिवर्तन आता है वो आता है आपका या तो लिंग परिवर्तन से या तो आपका एक वचन बहुवचन से आता है। इनके कारण से हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए वह गाना गाता है, वह की जगह पे अगर हम राम लिख देंगे तो देखिए राम गाना गाता है। वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सीता, जेंडर चेंज कर दिया यानी कि लिंग परिवर्तन कर दिया, सीता गाना, अब मैं क्या गाता है लिख सकता हूँ? नहीं लिखूंगा क्योंकि गाती है स्त्रीलिंग है। अब देखिए ये प्रयोग के आधार पर चेंजेस हुए। तो किस किस में चेंजेस हुए हैं? संज्ञा में परिवर्तन आता है। जब भी लिंग परिवर्तन करेंगे तो संज्ञा में परिवर्तन आता है। सर्वनाम में अगर हमें बहुवचन में बनाना होगा, बे गाना गाते हैं, तो क्या हो जाएगा? बे गाना गाते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्या हो जाएंगे? चेंजेस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाते हैं यानी कि क्रिया भी साथ में क्या हो रही है? परिवर्तन आ रही है क्रिया में भी। तो यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में क्या होते हैं? परिवर्तन आते हैं। प्रयोग पूछा जाए कि विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होंगे? 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार से भी याद रखना। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे पास अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो प्रयोग के आधार पर परिवर्तित ना होते हों, परिवर्तित ना होते हों। ऐसे शब्द जो होंगे जो प्रयोग के आधार पर अपने रूप में परिवर्तन नहीं लाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? अविकारी शब्द बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना, कोई परिवर्तन नहीं होता है कि ऐसे शब्द होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे किस किस में होगा? यहाँ, किंतु, नित्य, हो, अरे, इस प्रकार के जो शब्द रहेंगे इनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बोला जाए राम और श्याम जा रहे थे, इस प्रकार से बोलेंगे तो इस वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सभी वाक्यों में परिवर्तन हो जाएगा। अब इनकी जगह पे सीता और गीता भी लिख सकते हैं, सिर्फ एक किसी और, है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं सीता और गीता, तब भी ये और वैसे का वैसा रहेगा। बहुवचन में बनाएंगे तब भी ये वैसे के वैसे रहेंगे। एक वचन में लिखेंगे तब भी ये वाला शब्द क्या होगा? चेंज नहीं होगा। इन्हीं को बोलते हैं अविकारी शब्द जो प्रयोग के आधार पर परिवर्तित ना हो। अगर अविकारी शब्दों के भेद पूछे जाएंगे, कितने भेद होते हैं? तो इनके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण है, नंबर 2 पे है आपका संबंध बोधक, नंबर 3 पे है समुच्चय बोधक और नंबर 4 पे है विस्मय बोधक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। क्रिया विशेषण क्या होता है, संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, विस्मय बोधक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो क्रिया विशेषण रहता है, अविकारी शब्दों का पहला भेद है कि क्रिया विशेषण क्या होता है। कि ऐसे शब्द होते हैं जो किसकी क्रिया, किसकी विशेषता बताएं? क्रिया की विशेषता बताएं। विशेषण यानी कि विशेषता बताने का काम करते हैं। किसकी विशेषता बताएंगे? क्रिया की विशेषता बताने का काम करेंगे। जैसे वाक्य दे रखा है आपको कि गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो मुस्कुराना यहाँ पे क्या है? क्रिया है। तो वो कैसे मुस्कुरा रही है? तो वो मंद मंद मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है आपका? मंद मंद। तो इस वाक्य में आपका मंद मंद क्रिया विशेषण होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि यहाँ इस वाक्य में मंद मंद क्या है, तो आपको क्या बताना है? क्रिया विशेषण है। तो ये ध्यान में रखना। अगला है आपका तुम वहाँ क्या कर रहे थे, क्या कर रहे हो। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? तो वहाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? क्या कर रहे हो। तो यहाँ नहीं कि वहाँ क्या कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे वहाँ क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। अब देखिए इनमें परिवर्तन नहीं होगा, चाहे मंद मंद में आ जाए। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, गीता की जगह पे राम कर सकते हैं, राम मंद मंद मुस्कुरा रहा है, या बे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि चाहे एक वचन में, चाहे बहुवचन में, चाहे इनका लिंग परिवर्तन कर दो, इनमें परिवर्तन नहीं आता है शब्दों में।
तो वही होते हैं हमारे पास क्रिया विशेषण। हम लोग यहाँ पे कल होगा, हम लोग कल चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो कब जाएंगे देखने जाएंगे, कब जाएंगे, तो यानी कि कल जाएंगे। तो ये कल जो है आपका क्रिया विशेषण है। इसके बाद है वह बहुत रोया, बार बार गिड़गिड़ाया लेकिन कोई असर ना हुआ। तो यानी कि यहाँ पर भी बार बार जो शब्द आया है ये आपका क्रिया विशेषण है। कैसे गिड़गिड़ाया वो, तो बार बार। तो यानी कि बहुत, यहाँ पे रोया कैसे, बहुत रोया। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, बहुत आपका क्रिया विशेषण रहेगा। अब क्रिया विशेषण के भी आगे 4 भेद होते हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 पे है हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 4 पे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इनको भी देखते हैं कि 1 बाय 1 रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या रहते हैं, यानी कि जहां से रीति यानी कि क्रिया, यानी कि जहां से किसी क्रिया के होने का पता चलता हो, किसी क्रिया के होने का पता चलता हो, उन्हें हम रीतिवाचक बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलेंगे। या फिर किसी रीति या फिर विधि के बारे में बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक बोलते हैं। जैसे घड़ी धीरे धीरे चलती है, अभी मैंने बोला किसी क्रिया के होने का पता चलता है, यानी कि घड़ी चलती है, कैसे चलती है, तो यहाँ से आंसर जो मिलता है हमें कहाँ से, कैसे मिलता है, कैसे से मिलेगा। कैसे अगर पुट करेंगे तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिल जाएगा कि घड़ी कैसे चलती है, तो धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता, तो तेज यहाँ पे आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। रवि ध्यान पूर्वक पढ़ता है, तो यानी कि यहाँ पर भी आप कैसे से डिनोट करेंगे, तो कैसे पढ़ता है, तो ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो ध्यान पूर्वक यहाँ पे रीतिवाचक आपका क्रिया विशेषण होगा। श्यामा जोर जोर से चिल्ला रही है, तो कैसे चिल्ला रही है, वो जोर जोर से चिल्ला रही है। तो यानी कि जोर जोर से भी आपका क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आप यहाँ कैसे आए हैं, तो कैसे आए हैं, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है कि कैसे, तो यानी कि रीतिवाचक यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैसे। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, कैसे। कैसे से अगर हमें आंसर मिलता है क्रिया से, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे कैसे से, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो आगे चलते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी कि जहाँ ऐसी क्रिया जो किसी स्थान के बारे में हमें बताती हो या किसी स्थान संबंधी विशेषता का बोध करवाए, उन्हीं को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब स्थानवाचक के लिए हम यूज करेंगे कहाँ, यहाँ से हमें क्वेश्चन करेंगे क्रिया से, तो आंसर जो मिलेगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या, कहाँ। यहाँ हम सभी सकुशल हैं, आशा है आप वहाँ आप भी कुशलतापूर्वक होंगे, कि यानी कि आप वहाँ, कहाँ आप सकुशल होंगे, तो यानी कि वहाँ। तो ये जो शब्द आया है, और यहाँ कि कहाँ हम सभी सकुशल हैं, यानी कि यहाँ। तो ये भी आपका कहाँ पे आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये जो स्थान के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ हम सभी सकुशल हैं, आशा है आप वहाँ आप भी सकुशल होंगे। तो यानी कि ये आपके दो क्या हैं, आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सीता ने कहा जहाँ राम रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। तो क्या कहा, जहाँ राम रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, यानी कि कहाँ रहूंगी, कि जहाँ राम रहेंगे। तो जहाँ आपका क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। धर्म की सर्वत्र विजय होती है, तो कहाँ होती है विजय, सर्वत्र विजय होती है। तो सर्वत्र आपका क्या आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रवि यहीं बैठ कर पढ़ो, इधर उधर मत जाओ। तो इधर उधर मत जाओ यानी कि कहाँ मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। और यहीं बैठ के पढ़ो, कहाँ बैठ के पढ़ो, यहीं बैठ के पढ़ो। ये कौन सा आपका आ जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वर्षा में कहाँ जाओगे, तो यानी कि ऑलरेडी आपको कहाँ दे रखा है, जो हमें बताता है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं, तो कहाँ। इसके बाद अगला है हमारे पास कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि कालवाचक यानी कि कोई क्रिया कब की गई थी। तो कब की गई थी, यानी कि हम जब क्रिया से क्वेश्चन करेंगे कब से, तो वो हमें किसके बारे में बताएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जैसे कि माँ गाड़ी से आज सवेरे आने वाली थी लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो माँ गाड़ी से कब आने वाली थी, सवेरे, आज सवेरे।
तो ये दो शब्द जो हैं आपके कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। कि आज सवेरे यानी कि जहाँ से हमें किसी क्रिया के किस टाइम में हुई है उसके बारे में हमें पता चलता हो, उसी को हम कालवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। लेकिन अभी तक नहीं आई है। अगला है देवदत्त परसों जरूर जाएगा। कब जाएगा, यानी कि क्वेश्चन हमने पुट किया कब जाएगा। जाएगा आपकी क्या है, क्रिया है, तो इससे हमने क्वेश्चन पुट किया है कब जाएगा, तो वो जाएगा परसों। परसों जरूर जाएगा, तो परसों आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो। सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका, सदा आपका किसको बताएगा, कालवाचक, यानी कि सदा। सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो, ये जो सदा है ये आपके कालवाचक को बता रहा है। दिल्ली कब जाओगे, तो दिल्ली आपका कब ऑलरेडी आ चुका है, तो ये भी आपका किस में रहेगा, कालवाचक क्रिया विशेषण में रहेगा। इसके बाद अगला है हमारे पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जहाँ से हमें किसी की क्रिया जो रहेगी उसकी मात्रा या फिर उसकी जो परिणाम है उसके बारे में इंडिकेट हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। जैसे कम बोलो, अब यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा मात्रा को, तो कितना से मिलेगा, कम बोलो, कितना बोलो, कम बोलो, तो कम आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। कितना उपजाओ, यानी कि अधिक उपजाओ, तो आपका अधिक आपका परिमाणवाचक। कितना खाओ, खूब, है ना, थोड़ा खाओ और खूब चबाओ। कितना चबाओ, खूब चबाओ, तो थोड़ा और खूब आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आप कितना ही कहें वह नहीं मानेंगे। आप कितना, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका परिमाणवाचक। बंगाल में पटसन बहुत होता है। कितना होता है, बंगाल में पटसन कितना होता है, तो बहुत होता है, तो बहुत आपका परिमाणवाचक होगा। तो ये ध्यान में रखना कि किस प्रकार से हमें पता करना है कि कौन सी जो शब्द दे रखा है या जो वाक्य दे रखा है इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या रहेगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या रहेगा आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण क्या रहेगा आपका, या फिर रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या रहते हैं, किस प्रकार से हमें पहचान करनी होती है। इसके बाद हमारे पास जो आता है विकारी शब्दों में, अभी हमने पढ़ा विकारी शब्द, अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। हमने अभी पहला नंबर पर पढ़ा है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के अगर आगे हमने भेद पढ़े हैं अभी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो गए, और नंबर 4 पे आते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी नंबर 2 पे संबंध बोधक आते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, संबंध बोधक अविकारी शब्द। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अविकारी शब्द होते हैं। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। तो नंबर 2 पे हमारे पास संबंध बोधक, यानी कि संबंध, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताने का काम करे, संबंध बताने का काम करे, उन्हें हम संबंध बोधक अवयव बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं, या फिर इनको अविकारी शब्द भी बोल सकते हैं। अब जो अविकारी शब्द रहते हैं इनको ही अवयव भी बोला जाता है, अवयव भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, अवयवों की संख्या पूछ जाएगी या अवयवों के भेद पूछे जाएंगे तब भी कितने होंगे, 4 ही भेद होंगे। और जब भी ये संबंध बताते हैं तो इनके साथ कोई ना कोई प्रसर्ग लगाया जाता है। प्रसर्ग यानी कि कोई कारक चिन्ह लगाया जाएगा, कोई कारक साथ में जरूर लगाया जाता है। जैसे मैं घर से दूर पहुंच गया था, तो यानी कि मैं कहाँ से दूर पहुंच गया था, घर से, तो घर से रिलेशन है, यानी कि संबंध बताने का काम कर रहा है। यानी कि मैं कहाँ से दूर पहुंच गया था, घर से, तो यानी कि घर से आपका क्या है, यहाँ पे संबंध बोधक आपका अवयव रहेगा। मेरे मकान के आगे शिव जी का भव्य मंदिर है, तो यानी कि मेरे मकान के आगे है, तो यानी कि आगे यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है। शिव जी के जो मंदिर है उसके साथ मेरे मकान का संबंध बताया जा रहा है कि मेरे मकान के आगे। श्यामा के बाद कृष्णा जाएगी, तो श्यामा के बाद, तो ये रिलेशन बताया गया कि इसके बाद ही कृष्णा जाएगी। संबंध है एक दूसरे के साथ, और जो संबंध रहते हैं उनके लिए हम कारक चिन्हों के साथ प्रयोग में लाते हैं। वह बाजार की ओर अभी गया है, तो वह बाजार की ओर अभी गया है, यानी कि ये भी आपका संबंध बोधक में आ जाएगा। देवेंद्र की अपेक्षा उपेंद्र अधिक बुद्धिमान है, तो यानी कि अपेक्षा एक दूसरे से तुलना करने पर भी हम एक दूसरे के बारे में संबंध बताते हैं। उसके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता, उसके विरुद्ध, उस और मैं के बीच में हमने क्या किया है, एक दूसरे के साथ संबंध बताने के लिए, रिलेशंस बताने के लिए हमने क्या किया है, के विरुद्ध हमने यहाँ पे संबंध बोधक
जो अवयव है, अविकारी शब्द है, उनका यहाँ पे प्रयोग किया है। इस प्रकार से हमने संबंध बोधक के बारे में जाना कि संबंध बोधक क्या रहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध बताते हैं। इसके बाद अगला हमारे पास समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि जो दो शब्दों या फिर दो हमारे उपवाक्यों या फिर जो पदबदों या फिर जो हमारे जो वाक्य रहते हैं उनको जो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हीं को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, या फिर अवयव बोलते हैं, या अविकारी बोलेंगे इनको। यानी कि जो दो शब्दों को जोड़े, ये दो वाक्यों को जोड़े, दो उपवाक्यों को जोड़े, उनको हम क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द बोलते हैं। कौन से, समुच्चय बोधक। जैसे सोहन और मोहन सच्चे मित्र हैं। अब देखो और है, चेंज नहीं होगा, अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द में कौन सा भेद है आपका, समुच्चय बोधक है, क्योंकि सोहन और मोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। यहाँ पे लता और सीता भी कर सकते हैं, सच्ची है ना दोस्त हैं, या ठीक है, इस प्रकार से हम इनका बना सकते हैं। अगला है नहा धो लो और खाना खाओ, यानी कि नहा धो लो और खाना खाओ। यहाँ पर ये भी क्या है, दो वाक्यों को जोड़ा है। माँ ने कहा कि, अब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। माँ ने कहा कि आज मुझे घर से कहीं नहीं जाना है। जो झूठ बोलते हैं, कोमा लगा है, उनका कोई विश्वास नहीं करता। तो जो झूठ बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आया है वो क्या है आपका, समुच्चय बोधक अवयव है। जो झूठ बोलते हैं, परिवर्तन नहीं होगा। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो यहाँ पे और एक आपका यदि, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी है। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। तो ये वाला वाक्य भी आपका क्या है, समुच्चय बोधक अवयव हैं, जो क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या जो एक वाक्य जो उपवाक्य रहते हैं या एक वाक्य दूसरे वाक्य पे जो आश्रित रहते हैं, वहां पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। लास्ट इसका भेद है अविकारी शब्दों का विस्मयादि बोधक। तो जहाँ से ऐसे वाक्य जहाँ से हमें आश्चर्य, हर्ष, शौक, घृणा आदि का क्या हो जाए, मनोभाव व्यक्त करते हैं। यानी एकदम से अचानक से हमें जब खुशी होती है, गुस्सा आता है, शौक होते हैं, या फिर हमें किसी के साथ घृणा होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगाए जाते हैं इस प्रकार के, तो इनका प्रयोग करते हैं। विस्मय की अनुभूति होती है या फिर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वाह वाह क्या कहने, इस तरह का जो वाक्य रहेगा ये आपका विस्मयादि बोधक। अब इनमें चेंजेस नहीं होंगे। प्रभो यह क्या हो गया, इस प्रकार से आश्चर्य हो जाए एकदम से। बाप रे इतना लंबा और भयंकर सांप, इस तरीके से। अरे तुम पढ़ लिख कर भी गाली देते हो। अरे यहाँ पे देखिए विस्मयादि बोधक लगाया गया है। ये आपका विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द होते हैं। जैसे बोला जाए अरे राधा भाग गई, इस प्रकार से जो बोले जाते हैं वो आपके क्या रहते हैं, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द रहते हैं। इस प्रकार से हमने पूरी शब्द रचना को आज डिटेल से पढ़ा है और आई होप आपको ये वाला समझ में आया हो कि शब्द रचना क्या होती है। सबसे पहले हमने शब्द रचना के दो भेद पढ़े। सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मैंने बताया जिनका अपना अर्थ हो, जिनका अपना अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। इसी के बाद सार्थक शब्दों के आगे हमने चार भेद पढ़े। चार भेद में सबसे पहले हमने रचना के आधार पर पढ़ा, और इसके भी आगे तीन भेद हमने पढ़े। रूढ़ शब्द के होते हैं जिनका विभाजन नहीं होता है, और जिनका विभाजन हो जाए उन्हें यौगिक बोलते हैं। और जो कोई तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हो, तीसरा अर्थ ग्रहण कर लेते हैं उन्हें हम योग रूढ़ बोलते हैं। इसी प्रकार से जन्म या उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहले तत्सम यानी कि संस्कृत के समान, और जो तद्भव यानी कि हिंदी जैसे जो शब्द होंगे उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। विदेशी शब्द क्या होंगे, जो किसी देश की सीमाओं के अंदर ही सिमट कर रह गए हों, या फिर किसी क्षेत्र की सीमाओं के अंदर सिमट कर रह गए हों, उन्हें हम देशज बोलते थे। विदेशी अन्य भाषाओं से जो हिंदी भाषा में अब जो शब्द आ गए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द बोलते हैं। संकर शब्द, जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिल जाएं तो किसका निर्माण करते हैं, संकर शब्द का निर्माण करते हैं। तीसरा भेद पढ़ा था हमने सार्थक शब्दों का। तो तीसरा शब्द था अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो इनके 6 भेद होते हैं। पहला था एकार्थी जिनका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिनके एक से अधिक अर्थ हो, पर्यायवाची यानी कि उनके समानार्थी होंगे, यानी कि जैसे हम उपनाम बोलते हैं कि मेरे घर पे ये भी नाम है, मेरे दोस्त मुझे इस नाम से भी जानते हैं, वो क्या है हमारे पर्यायवाची शब्द कहलाए जाएंगे।
विलोम शब्द आपके यानी कि उल्टे शब्द, विपरीत शब्द होते हैं, समोच्चारित एक जैसे जिनका उच्चारण किया जाता है किंतु अर्थ क्या होगा, अलग अलग होता है, उन्हें हम समोच्चारित शब्द बोलते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द दिया जाता है उसे हम शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। और लास्ट भेद हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर कितने इसके भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है आपका अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के अंदर हमने इसके 4 भेद पढ़े थे। पहला था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी शब्द यानी कि जो प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाएं, जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं, शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। और अविकारी जो शब्द चेंज नहीं होते हैं यानी कि परिवर्तन जिनमें नहीं आता है वो होते हैं अविकारी शब्द। इसके अंदर 4 भेद पढ़े थे हमने। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के भी अंदर हमने 4 भेद पढ़े थे। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था संबंध बोधक, नंबर 3 पे समुच्चय बोधक, नंबर 4 पे विस्मृति बोधक। हमने पूरी इस प्रकार से शब्द रचना को पढ़ा है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ से हम अपने जो PDF नोट्स रहते हैं, जैसे जो अभी मैंने पढ़ाया है उसके नोट्स भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।